कैसे आप लोग? सब ठीक ठाक? क्लास शुरू करें। ये 16 टेस्ट नंबर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सारे टेस्ट के डिस्कशन पर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस पे ध्यान रखना है और सोच समझ कर अटैक करना है। और ऐसे अटैक करना है अब 1 बाय 1 क्वेश्चंस पर कि 20 के 20 उससे कम नहीं, क्योंकि अब धीरे धीरे हमने 15 टेस्ट का रिवीजन कर लिया और कई चैप्टर्स भी पढ़ लिया, ऐसा नहीं कि चैप्टर नहीं पढ़ रखा। तो अब सारी चीजें जो है वो साफ साफ और ढंग से बननी चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो हमेशा पैसेज ही आता है भाई साहब। तो लीजिए, पैसेज आया और पैसेज में फर्स्ट क्वेश्चन तो ऐसे ही आ गया, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड डिसकंसोलेट। डिसकंसोलेट, अब मान लो इसके लिए तो पैराग्राफ में जाने की वैसे भी जरूरत नहीं है। डिसकंसोलेट वर्ड का मीनिंग पता है तो ठीक है, अपने आप बन जाएगा, बन जाएगा डिसकंसोलेट का जिसको मीनिंग पता है उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। तो डिसकंसोलेट का मतलब होता है उदास या हताश। तो डिवास्टेटेड का मतलब हुआ बर्बाद, हिलारियस का मतलब हुआ खुश आनंदित, एक्जुबरेंट का मतलब होता बहुत ज्यादा अत्यधिक, सोम्बर का मतलब होता एकदम गंभीर शांत। तो अपोजिट ढूंढना था, अपोजिट। तो अपोजिट डिस्कंसोलेट को उदास हताश एकदम बुझा बुझा सा, तो उसका अपोजिट क्या होगा? हिलारियस का मतलब खूब खुश, आनंददायक। तो क्या हो जाएगा? सेकंड। तो इसके लिए पैराग्राफ में जाने की वैसे ही जरूरत नहीं थी, पैराग्राफ में जाने की वैसे भी जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट है, डेविड वुड ड्रॉप इन फॉर अ शॉर्ट विजिट एंड लीव ए एज sig on grandma's porch if she was not at home. Schedule chunk of साइन होना चाहिए था, साइन ऑन एज अ शाइन, छूट गया इसमें, मैं लिख देता इसको एज अ। तो पैराग्राफ पढ़ने से ऑल क्लियर हो जाएगा, ये साइन ही होना चाहिए, वो चेंज करेंगे ग्रैंडमा's porch if she was not at home, पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर तो ये तो पैराग्राफ से ही पता चलेगा, ऐसे तो पता नहीं चलेगा। इस क्वेश्चन के लिए तो पैराग्राफ में जाना पड़ेगा, एक क्वेश्चन के लिए तो पैराग्राफ में भाई जाना पड़ेगा। ग्रैंड मदर यूज टू बी हेल्दी बट सिकली, इसमें भी पैराग्राफ जाना पड़ेगा भाई, हेल्दी थी। डिस्कंसोलेट एक्सक्लूडिंग डेविड, हैप्पी एंड डिस्कंसोलेट, हैप्पी और डिस्कंसोलेट एक साथ कैसे हो सकता है? सैड एक्सक्लूडिंग डेविड, कि डेविड को छोड़कर क्या होता था? सैड। या डेविड का डी कैपिटल होना चाहिए, नाम है तो कैपिटल। इसमें भी तो पैराग्राफ में ही जाना पड़ेगा भाई। देखो ये क्वेश्चन तो एक आसान क्वेश्चन पूछ लिया, उसके बाद सारा पैराग्राफ में घुसा दिया। Grandmother enjoyed a healthy and sickly life, good and healthy life, rich but sickly life, poor and healthy life। तो कैसा है एक ग्रैंड, कोई भी अगर ओल्ड उम्रदराज वुमन हो या उम्रदराज व्यक्ति हो तो उसका लाइफ कैसा होगा भाई? तो वो तो बहुत खुश हो, ऐसा तो उम्मीद लगता नहीं है। तो ये ज्यादा बेहतर कि अमीर हो सकती है लेकिन सिकली बीमार होगी, ये हो सकता है ज्यादा। तो इसका 4 का तो मुझे लग रहा है 3 हो सकता है आंसर। अब पैराग्राफ में चलते हैं, देखते हैं। एक क्वेश्चन नहीं बन पाया इसका, 2 क्वेश्चन कह सकते हैं बन पाया, चौथा क्वेश्चन में भी थर्ड ही आंसर होना चाहिए टेक्निकली, को अमीर आदमी हो लेकिन फिर क्या हो, थोड़ा सा बीमार हो। माई ब्रदर डेविड वॉज ऑलवेज क्लोज टू अवर ग्रैंड मदर, डी छूट गया, यहाँ डी होगा कि हमारा जो भाई डेविड था वो ग्रैंड मदर की हमेशा क्लोज था। बोथ ऑफ देम शेयर्ड अ लव ऑफ मदर नेचर, दोनों को क्या था? प्रकृति से प्यार था। एंड ऑफ फूड दैट दे हैड ग्रोन themselves, और वो वैसे खाने वो लोग ज्यादा खाते जो खुद उगाते थे। whenever his schedule permitted, जब भी उसका शेड्यूल मतलब टाइम होता था, he would drop in for a short visit। drop in का मतलब होता है किसी के पास जाना थोड़ी देर के लिए। drop in for a short visit and a cup of coffee, दादी चला जाता होगा दादी माँ के पास, वैसे भी दादी माँ से बच्चों को ज्यादा लगाव होता है। one day when he found no one home, जब देखा घर पे कोई नहीं है, he left a chunk of dirt on her porch। तो उसने क्या किया कि left a chunk of dirt on porch, कि
और थोड़ा सा बरामदे टाइप का जो चंक ऑफ डट, डट का थोड़ा सा चंक मतलब टुकड़ा छोड़ दिया. दिस this started that David had been had been had been by when she spotted the chunk of dirt on her porch. ये तो वर्ड यहाँ पे है नहीं. इसका मीनिंग देख लेते क्या होगा. Although grandmother had a poor upbringing in Italy, कि grandmother थोड़ा सा गरीबी में पली बड़ी थी इटली में. She managed to do well in the United States. को यूनाइटेड स्टेट्स में अच्छे, यानी गरीब परिवार में रही थी इटली में, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में अच्छे से रह रही थी. She was always healthy and indecent and enjoyed a fulfilling life. She was always ये s बाद में होगा, always healthy and independent होना चाहिए. Healthy and independent. She was always healthy and independent and enjoyed a fulfilling life. कि वो हमेशा स्वस्थ थी, इंडिपेंडेंट थी, and enjoyed a fulfilling life, मतलब पूरा भरा हुआ भरपूर जीवन जी रही थी. Recently she had a stroke और and died, और हाल फिलहाल में उसको एक लकवा मार गया था और वो मर गई. Everyone was saddened by her death. हर व्यक्ति उसके डर से. David was disconsolate. David क्या होगा, बिल्कुल उदास और हताश हो गया था. His lifelong friend was now gone. और उसके जीवन भर का जो फ्रेंड था वो अब जा चुकी थी. दिस ये जो स्टार्टेड मतलब कुछ ऐसा तो वर्ड होता ही नहीं, तो कुछ लिखना ही है. दिस वाज साइन या दिस वाज सिंबल होना चाहिए था. दिस वाज साइन या दिस वाज अ साइन दैट, दिस वाज अ साइन मिसप्रिंट हो गया है. वाज साइन दैट डेविड हैड बीन बाय व्हेन, कि वहां रहा था, डेविड वहां गया था. बाय व्हेन जब तक सी स्पॉटेड द चंक ऑफ, जब भी वो चंक को देखेगी डट ऑन हर पोर्च, तो समझ में आया कि डेविड वहां, डेविड जो था वो आया था. तो डेविड, इट वाज, दिस वाज अ साइन या दिस सेड दैट, दिस सेड हो सकता था, दिस सेड दैट, ये बताता था वो चंक. तो अब तो क्वेश्चन का सारा क्वेश्चन का जवाब मिल गया, कोई दिक्कत ही नहीं है. कि डेविड ड्रॉप इन फॉर शॉर्ट वेज एंड लीव ए chunk of dirt as a sign on grandma's porch. क्या था, she was not at home. chunk of dirt किधर मिल गया, साइन, साइन ही होगा, या इसका मतलब दिया तो साइन ही होगा. grandmother used to be healthy and sickly, कि हेल्दी थी और बीमार थी, तो होगा ना disconsolate excluding डेविड. क्या वो disconsolate मतलब बिल्कुल उदास रहती थी. हैप्पी एंड डिस्कंसोलेट, कि ग्रैंडमदर यूज्ड टू बी, ग्रैंडमदर कैसे रहती थी. तो ग्रैंडमदर की अगर हम बात करें, तो ग्रैंडमदर में तो जो ऑप्शन लिख रहा है उसके हिसाब से कुछ बात थी ही नहीं. ग्रैंडमदर की तो बात कर रहा है कि ग्रैंडमदर तो अकेले रहती थी लेकिन मस्त रहती थी. अगर पैराग्राफ में हम जाएं तो देखो क्या, पुअर बीइंग शी मैनेज्ड टू, शी वाज ऑलवेज हेल्दी एंड इंडिपेंडेंट एंड एंजॉयड अ फुलफिलिंग लाइफ, मतलब अपने आप को पूरा वो महसूस करके जी रही थी. तो ऐसे में तो ये ऑप्शन दे रखा है, उसमें से तो एक भी नहीं होना चाहिए. ठीक है, इसमें से जो ऑप्शन दे रखा है उसमें से एक भी नहीं होना चाहिए, जो भी ऑप्शन है. हैप्पी एंड डिस्कंसोलेट, ये तो कोई कोई उसका ऑप्शन नहीं था. डेविड और डिस्कंसोलेट तो डेविड उड़ गया था दादी माँ के मरने के बाद, तो डेविड के विषय में पूछ नहीं रहा है. तो अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जो पैराग्राफ देखा उसके हिसाब से. तो तो हेल्दी एंड सिकली एक साथ हो सकता है, हो ही नहीं सकता है. हैप्पी एंड डिस्कंसोलेट ये बात ही नहीं बनती है. तो इसका जो ऑप्शन है वो पैराग्राफ के हिसाब से बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है. अब जबरदस्ती हम किसी आंसर को बनाए हो तो अलग बात, लेकिन जो पैराग्राफ जैसा कह रहा है उसके हिसाब से इसमें कोई बहुत अच्छा आंसर नहीं है. हम अपने से एज्यूम करके इसमें कोई आंसर मान सकते हैं कि बेहतर आंसर क्या हो, क्या हो. तो हेल्दी एंड सिकली, सिकली थी नहीं, डिस्कंसोलेट कहें, एक्सक्लूडिंग डेविड क्या कह सकते हैं इसको, डिस्कंसोलेट एक्सक्लूडिंग डेविड, सैड एक्सक्लूडिंग डेविड, हैप्पी एंड डिस्कंसोलेट. तो ये मान सकते हैं कि जब डेविड नहीं होता रहेगा तो वो मतलब क्या डिस्कंसोलेट रहती होगी, उदास रहती होगी, क्योंकि दोनों बहुत अच्छे पार्टनर थे.
ठीक है। तो जब डेबिट नहीं रहता होगा तो वो बहुत उदास महसूस करती होगी, ऐसा कह सकते हैं, खास करके जब उसका स्ट्रोक लगा होगा। पहले तो जैसे जब यंग रही होगी तो कोई बात नहीं, वो अपना अकेले भी रह लेती होगी, ठीक रह लेती, लेकिन बाद में जब स्ट्रोक लग गया होगा, यानी लकवा पैरालिसिस जब हो गया होगा, तो उसके बाद डेबिट के बिना वो अपने आप को असहाय या अकेला महसूस करती होगी। तो ये थर्ड का सेकंड ऑप्शन हो सकता है। ग्रांडी इंजॉयड अ, कैसा लाइफ इंजॉय कर रही थी? इंजॉयड अ हेल्दी बट सिकली, गुड एंड हेल्दी, ये हो जाएगा। गुड एंड हेल्दी इंडिपेंडेंट लिखा था तो ये हो जाएगा। ये गुड एंड इंजॉयड, कैसा लाइफ मतलब फुलफिलिंग लाइफ, फुलफिलिंग लाइफ इंजॉय कर रही थी। तो फुलफिलिंग लाइफ इंजॉय कर रही थी, इसमें साफ साफ लिखा था फुलफिलिंग लाइफ का मतलब क्या, गुड एंड हेल्दी, अच्छा और हेल्दी, इसलिए सेकंड है। हमने सोचा था चलो बीमार होगी, बुढ़ी होगी, तो वो रिच बट सिकली हो सकता था, यही सोच के हम लोग सोचा थी सी होगा। लेकिन जो पैराग्राफ लिखा उसमें एंजॉयड फुलफिलिंग लाइफ, तो फुलफिलिंग लाइफ इसका मतलब क्या, गुड एंड हेल्दी, कि अच्छा लाइफ जी रही थी और हेल्दी लाइफ जी रही थी। फाइंड आउट एरर पार्ट इन द सेंटेंसेस, एरर पार्ट के जरा ठीक से देखना। द वेरियस कंसिक्वेंसेस, अलग अलग परिणाम, ऑफ द डिसीजन, जो डिसीजन का टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री वाज नॉट फोरसीन बाय द ब्यूरोक्रेट्स, कि जो अलग अलग परिणाम होते जो डिसीजन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लिया था वो देखा नहीं गया, या वो पहले से अंदाज नहीं लगा पाए। कौन? ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स पहले से अंदाजा नहीं लगा पाए। आप लोग के हिसाब से क्या होगा? आप लोग के हिसाब से क्या होना चाहिए? ये क्वेश्चन है सिंटैक्स का, मैंने तो हिंट भी दे दिया, सिंटैक्स का क्वेश्चन है। अब तक आप लोग का जवाब भी आ जाना चाहिए। क्या? तो यहाँ सब्जेक्ट है consequences, सब्जेक्ट क्या है? consequences, और उसके हिसाब से यहाँ पर वर्ब क्या लिख दिया? was। तो consequences देख नहीं पाया ना फाइनेंस मिनिस्ट्री का, तो ये consequences लिए was की जगह क्या होना चाहिए था? were। इसलिए क्या हो गया? सब्जेक्ट फॉर एग्रीमेंट का क्वेश्चन था कि सब्जेक्ट है consequences, the consequences of the decision taken by the finance ministry, जानबूझ के लंबा खींचा है ताकि आपको लगे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के हिसाब से वो आज लिखा है, लेकिन सब्जेक्ट तो ये है ना कि कंसीक्वेंस नहीं समझ पाए, परिणाम को समझ नहीं पाए, तो सब्जेक्ट कंसीक्वेंसेस है, फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं है। इसलिए क्या होना चाहिए था? वॉर। आपका भी जवाब यही होना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कार्सली डिड आई रीच द एयरपोर्ट, नर्वस एंड टेंस, की एकदम नर्वस था, टेंस था, देन द प्लेन टुक ऑफ लिविंग स्ट्रैंडेड इन एन एलियन प्लेस, कि बिल्कुल अनजाने जगह में बेचारा क्या हो गया? स्ट्रैंडेड मतलब अकेला छूट गया, एलियन प्लेस में मतलब विदेशी जगह में, अनजान जगह में, स्ट्रैंडेड मतलब अकेला, स्ट्रैंडेड का मतलब क्या? अकेला तनहा रह जाना। जैसे जैसे वो पहुंचा था तब तक प्लेन चली गई, टुक ऑफ। तो क्या होगा? क्या होना है? स्कार्सली डिड आई रीच, स्कार्सली डिड आई रीच, तो ये कंजंक्शन का क्वेश्चन है, समझ में आ ही गया आप लोग को, क्योंकि ये क्वेश्चन तो कई बार पूछ चुका वैसे भी, और वैसे भी हमें भी पता है कि स्कार्सली के साथ हमेशा पेयर किसका होता है? व्हेन का, और हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन होता है। ये क्या लिख दिया? देन लिख दिया, तो इसको क्या करना पड़ेगा? व्हेन। यानी गलती किस पार्ट में है? बी पार्ट में। स्कार्सली के साथ हमेशा व्हेन, नो सूनर के साथ देन। ये तो पढ़ा रखा है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट भी हुआ है, 2-3 बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन। ये किस चैप्टर में पढ़ाया था याद है? ये पढ़ाया था नंबर चैप्टर में, नंबर चैप्टर में नंबर लिखा भी है। क्राइटेरियन फॉरेन प्रोड्यूस में पढ़ाया था। क्राइटेरियन होता ही नहीं, क्या होता है? क्राइटेरिया। और एडजेक्टिव में भी ध्यान रखना है, एडजेक्टिव भी पढ़ा रखा है। एडजेक्टिव पढ़िएगा कि इन नंबर ऑफ के बाद हमेशा नाउन क्या होता है? प्लूरल होता है। तो क्राइटेरियन तो सिंगुलर नाउन है, क्राइटेरियन सिंगुलर नाउन है, यहाँ लिख रखा है इन नंबर ऑफ, इन नंबर ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल होता है, तो ये क्राइटेरियन सिंगुलर हो गया। तो क्राइटेरियन की जगह क्या होगा? क्राइटेरिया। और क्राइटेरियन का प्लूरल क्या होता है? क्राइटेरिया होता है। आप कुछ लोग क्राइटेरियंस कभी कभी तो क्या होता है कि नंबर ऑफ क्राइटेरियंस लिख देगा, लगेगा ठीक ही, इन नंबर ऑफ क्राइटेरियंस, तो ऐसे भी कर सकता था। तो क्राइटेरियन का प्लूरल क्या होता है? क्राइटेरिया, ना कि क्राइटेरियंस। यानी एडजेक्टिव और नाउन दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन पूछा था। कुछ कंसेप्ट, ए नंबर ऑफ का कंसेप्ट एडजेक्टिव वाला था, और क्राइटेरियन का कंसेप्ट प्लूरल क्राइटेरिया होगा, ये नंबर चैप्टर का क्वेश्चन था। तो नंबर और एडजेक्टिव दोनों को मिलाकर क्वेश्चन पूछा था। चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड, जो शब्द दिया हुआ है उसके अपोजिट चुनना है। बताइए। अल्ट्रुइस्टिक,
अल्ट्रुइस्टिक। तो पहले सारे वर्ड का मीनिंग देख लेते हैं। फिलेंथ्रोपिक का मतलब होता है दूसरों का भला चाहने वाला। फिलेंथ्रोपी जो सबका भला चाहता है, सबका अच्छा ही चाहता है। वन वर्ड सबसे में बहुत पूछता है। आउटडेटेड मतलब पुराने समय का, बीता हुआ समय का, आउटडेटेड बहुत पुराना। सेल्फिश, सेल्फिश का मतलब क्या है? स्वार्थी, मतलबी। सेल्फिश का मतलब क्या है? स्वार्थी या मतलबी। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब क्या है? खिलाफ। हॉस्टाइल का मतलब क्या है? खिलाफ, किसी के विरुद्ध। हॉस्टाइल खिलाफ। तो हॉस्टाइल हो गया खिलाफ, सेल्फिश हो गया मतलब, मतलबी, आउटडेटेड हो गया समय से बाहर का, प्राचीन, पुराना। फिलेंथ्रोपिक हो गया दूसरा का भला चाहने वाला। ऑल्ट्रिस्टिक, ऑल्ट्रिस्टिक का मतलब होता है परोपकारी। और चुनना हमें क्या? अपोजिट यानी विलोम। तो परोपकारी का मतलब क्या, उल्टा क्या होगा? ऑल्ट्रिस्टिक मतलब होता है परोपकारी, दूसरे का भला चाहने वाला, दूसरे का अच्छा, मानवता प्रेमी, मानवता को पसंद करने वाला। ये फिलेंथ्रोपी का सारे इंसान को प्रेम करने वाला। ऑल्ट्रिस्टिक भी वैसा होता है भला, ये नहीं तो फिलेंथ्रोपिक तो लगभग सिनोनिम्स में आ जाएगा। तो सेल्फिश मतलबी, सेल्फिश मतलबी, ये ज्यादा बेहतर वर्ड है। तो एट का अल्ट्रिस्टिक का क्या हो जाएगा? सी, सेल्फिश। अपोजिट अगर होगा सेल्फिश। चूज द वर्ड सिनोनिम इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम तलाशना है। क्या तलाशना है? सिनोनिम। चूज द वर्ड सिनोनिम इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम कि सिनोनिम देखना है हमें, समानार्थक देखना है। इवेड, इवेड, इवेड का मतलब क्या होता है? इवेड। वेकेट का मतलब हुआ खाली करना। चीट का मतलब होता है धोखा देना। प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना बनाना। प्रिटेंड कई बार पूछा है। प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना बनाना, नकली झूठे झूठे बहाना बनाना, नाटक करना, उसको कहते हैं प्रिटेंड। बहाना बनाना, नाटक करना, क्या कहते हैं? प्रिटेंड, प्रिटेंड। अवॉइड का मतलब टालना, बचना। अवॉइड का मतलब टालना या बचना, टालना या बचना। तो चूज द वर्ड सिनोनिम इन द मीनिंग, जो सिनोनिम वो चुनना। तो इवेड का मतलब होता है बचना, टैक्स वगैरह से जो इवेड करते हैं, छुपाना, बचना, परहेज करना, इसको कहते हैं इवेड, भाग के निकलना। तो ये सब कहलाता है इवेड। अभी बैटरी है, मुझे लगा कहीं के बीच में बैटरी चली ना जाए। तो इवेड का मतलब तो बचना, टैक्स वगैरह से चोरी करने से, टैक्स वगैरह से बचना, या किसी सवाल सजा वगैरह से बच के निकलना। तो इवेड बचना, भाग के निकलना, ये सब कहलाता है। इसके हिसाब से अगर देखें तो सिनोनिम ढूंढना था, समानार्थक, तो क्या हो जाएगा? अवॉइड। अवॉइड का मतलब था बचना, बच के निकलना। हाँ, नेक्स्ट, स्पेलिंग करेक्शन, स्पेलिंग करेक्शन। सैटेलाइट, सैटेलाइट का मतलब क्या होता है? किसी के पीछे लट्टू, एक ये भी मीनिंग होता है। किसी का चमचा, और एक तो मतलब उपग्रह, आप जानते ही हैं। सैटेलाइट, सैटेलाइट के दो मीनिंग है। एक तो जो आप स्पेस वगैरह के लिए देखते हैं उपग्रह, वो तो है। दूसरा सैटेलाइट का मतलब होता है किसी का चमचा, पिछलग्गू, फॉलोअर, जो किसी के पीछे पीछे लट्टू हो जाए, किसी के पीछे पीछे घूमता रहे। जैसे कहते हैं ही हैज बिकम, जैसे रवि हैज बिकम अ सैटेलाइट ऑफ मोनिका। इसका मतलब क्या है कि रवि तो एकदम मोनिका के पीछे पीछे ही पड़ा रहता है, हमेशा जहाँ जाए उसके चक्कर काटता रहता है। सैटेलाइट, सैटेलाइट तो क्या हो जाएगा? सी, इसका से स्पेलिंग से, सैटेलाइट। ऑफ वंस फ्री विल, ऑफ वंस फ्री विल, विल का मतलब क्या होता है? इच्छा, चाहत। तो अपनी फ्री विल से, अपनी इच्छा से, अपनी चाहत से, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपनी चाहत से, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपनी चाहत से, अपनी मर्जी से। ऑफ वंस फ्री विल। तो मैंडेटरी का मतलब क्या होता है? मैंडेटरी का मतलब होता है जरूरी, आवश्यक, नेसेसरी, उसको मानना जरूरी है, उसको कहते हैं मैंडेटरी, आवश्यक, जरूरी। ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी का भी यही मतलब होता है, बाध्यकारी, जिसको मानना जरूरी। कंपलसरी, कंपलसरी का मतलब होता है बाध्यकारी। इसका मतलब ये तीनों तो सिनोनिम्स ही हो गया, मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी और कंपलसरी, ये तीनों तो सिनोनिम्स, तीनों का एक ही मतलब हुआ। इसका मतलब ये तीनों तो होगा ही नहीं। मैंडेटरी का मतलब ये जरूरी, बाध्यकारी। ऑब्लिगेटरी का मतलब ये जरूरी, बाध्यकारी, जो मानना हो। कंपलसरी का मतलब जरूरी, बाध्यकारी, आवश्यक। फिर तो बचा के
वॉलंटरी, वैसे भी आपने वॉलंटियर वॉलंटियर बहुत सुना, तो वॉलंटरी का मतलब क्या आता है? स्वेच्छा से। टेंस में बताया होता है तो वॉलंटरी एक्शंस टेंस में बता भी रखा था, यूज भी का। तो वॉलंटरी का मतलब क्या होता है? स्वैच्छिक, अपनी मर्जी से, स्वेच्छा, अपनी इच्छा। वॉलंटियर वॉलंटियर का तो वो वॉलंटियर। तो वॉलंटियर का मतलब क्या? वॉलंटरी रिटायरमेंट्स, अपने मन से स्वेच्छा से जो रिटायरमेंट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीमी स्केल, द सीमी, सीमी साइड, सीमी। क्रिकेट में सीम का बहुत इस्तेमाल होता है, कहते हैं सीम, बॉल का सीम, सीमी। तो सीमी साइड कहने का मतलब, या सीमी साइड या सीमी स्केल कहने का क्या मतलब है? सीमी साइड या सीमी स्केल कहने का क्या मतलब? द सीमी साइड या सीमी स्केल। ऑन द राइट साइड, दाहिने ओर, अनप्लेजेंट एस्पेक्ट, बुरा पहलू, विजिबल एस्पेक्ट्स, जो साफ साफ दिखता है ऐसा पहलू या पक्ष। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ समथिंग, किसी चीज के दाहिने और बाएं ओर, यानी किसी चीज के बाएं ओर या किसी चीज के दाहिनी ओर। बाएं दाहिने का तो थोड़ा सा वर्ड जो है वो रेक्टो वर्सो होता है, वो तो वर्ड ऑप्शन में देखेंगे। सीमी, सीमी साइड, तो सीमी का मतलब होता है फिसलन से बड़ा। सीम होता है क्रिकेट का, बॉल का सीम होता है, वो सीम पे बॉल पिच कैसे इधर से उधर हो जाता है, सीम पे बॉल पिच हुआ तो क्रिकेट का। तो सीमी साइड या सीमी स्केल का मतलब होता है जहां से कुछ खतरा हो सकती है, या जहां फिसलन हो सकता है, जहां डगमगा सकते हैं लोग, जहां लड़खड़ा सकते हैं लोग, जहां प्रॉब्लम, उसको कहते हैं सीमी स्केल या सीमी साइड। ठीक है, क्रिकेट में काफी, अगर क्रिकेट खेलते होंगे तो क्रिकेट में ये वर्ड काफी यूज होता है। खैर, तो यहाँ जो मीनिंग आ रहा है, आपने भी तो सोच ही लिया होगा मीनिंग। तो मीनिंग क्या दिख रहा है? अनप्लेजेंट एस्पेक्ट, सीमी साइड बी। बुरा सा, ऐसा किसी का ऐसा पहलू जो हमें पसंद ना आए, जो अच्छा ना लगे, जो बुरा खराब हो, अनप्लेजेंट एस्पेक्ट। He said to me, I will have been digging the ground for half an hour. तो उसने मुझसे कहा कि मैं आधे घंटे तक जमीन खोदता रहूंगा, आधे घंटे तक जमीन खोदता रहूंगा। भाई बना हुआ, he told me that he told me that I will have been। तो इसमें तो नरेशन चेंज करना है। नरेशन में तो बता रखा है कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? पर्सन्स के चेंज पर ध्यान देना चाहिए और टेंस के चेंज पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले टेंस वाले चेंज को देख ले तो सबसे आसान होता है ऑप्शन को, सबसे पहले टेंस फिर पर्सन। एक नहीं होता फिर, ये नहीं कि सिर्फ एक ही चीज देखते हैं, लेकिन सबसे पहले टेंस के चेंज को देखना चाहिए, फिर पर्सन्स के चेंज को देखना चाहिए, और फिर अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी देखना चाहिए, लेकिन सबसे पहले टेंस, उसके बाद पर्सन्स। जिस दिख जाए बात ना बने छोड़ते जाएंगे। तो सबसे पहले टेंस, पर्सन्स के टेंस के चेंज को अगर हम देखें तो ये पास्ट इंडेफिनिट में है। तो पास्ट इंडेफिनिट में है तो इसको भी पास्ट में ही ले जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखेंगे टेंस सेम किसके किस में है। अगर सेम सेंस जिसमें रह गया वो तो गलत ही हो जाएगा। इसमें टेंस सेम ही रह गया, इसमें टेंस सेम ही रह गया, तो ये दोनों तो गया। अब ये दोनों तो ऑप्शन होगा ही नहीं। अब देखते हैं सी और डी में। ही टोल्ड मी दैट ही, और इसमें आई, पर्सन चेंज के बाद हम पर्सन देखते हैं पर्सन चेंज हुआ कि नहीं। तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही। तो इसका मतलब आई को चेंज होना चाहिए, आई के मुताबिक आई को ही के हिसाब से चेंज होना चाहिए। इसमें आई को चेंज ही नहीं किया, फर्स्ट पर्सन चेंज ही नहीं किया, इसका मतलब ये क्या है? पर्सन का चेंज इसमें नहीं हुआ, तो ये कहानी खत्म हो गई। तो बचा क्या? ये की जो बेसिक रूल है। अब इसको जरूर नहीं होता कि हम सारे, अब यही काम जब हम अपने दिमाग से करते तो हमको 1 सेकंड में मिल जाता, 2 से 3 सेकंड में बन जाता। ये तो मैं बोल रहा हूँ तो इतना टाइम लगता, लेकिन अगर ये मुझे कैलकुलेशन करना रहता तो मुझे करने में कितना टाइम लगता? मैं तो बोल रहा हूँ, आप सुन रहे तब करें। अगर अपना सीधा हम डायरेक्ट समय, तो 2 से 3 सेकंड, 4 सेकंड काफी हुआ। टेंस देखा इसमें, फटाफट फटाफट देखा, कहानी खत्म। कितना देर लगता है देखने में? एक तो 4 से 4 5 सेकंड लगता है। मतलब 10 सेकंड में लोग आराम से एक क्वेश्चन बना सकता है इस तरह के। 10 सेकंड्स काफी। Can she write an interesting story? Change into passive। पैसिव में ले जाना है, ले जाइए आप, फिर मैं बताता हूँ। आप ले जाइए पहले, क्या ले जाते हैं आपके हिसाब से क्या बनता है? कैन सी राइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। देखिए एक काम तो इसने क्या किया है कि आपको थोड़ा सा काम करने से आसान आपके काम को नहीं बनाया है, क्योंकि मॉडल्स को जनरली वो चेंज कर देता है, लेकिन इसमें मॉडल्स को चेंज नहीं किया, बस एक ही ऑप्शन में मॉडल को चेंज किया। इसमें ये तो होगा नहीं, तो ये छट गया। लेकिन 3 को तो हो सकता है, कैन को कैन ही रखा है, तो ये भी क्या है? समझदार है। उसके बाद ऑब्जेक्ट भी चेंज सेम रखा है,
तो अब बात बनेगी क्या कि अब हमें ध्यान देखना पड़ेगा इसमें, और बी भी तीनों में यूज कर रखा है तो यहाँ से भी नहीं छटेगा। कैन एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बी, यहाँ तक तो सेम ही है, इस तीनों के आधार पे तो छटेगा ही नहीं। अब होगा रिटर्न V3 भी यहाँ तक है, यहाँ तक ठीक है। तो कैन एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बी रिटर्न, अब तो इसमें मदद मिलेगा सिर्फ क्या 22 से, तो 4 होता नहीं है इसलिए ये ऑप्शन कट गया। 2 होता नहीं है, नॉर्मली कुछ खास स्पेशल प्रीपोजिशन में ही 2 होता है तो इससे भी कट गया। इसका मतलब क्या बचा, तो यहाँ एक बार जो है बाय, जो बेसिक रूल था कि डूअर के पहले बाय लगाते, उस रूल से बन गया ये, सिर्फ उसी रूल से बना कि डूअर जो था कि डूअर के पहले बाय लगाना चाहिए, एजेंट के पहले बाय लगाना चाहिए, इस रूल से ये बन गया। ठीक है, बाय यार, क्लियर है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो, कि भाई जो वर्ड्स नीचे दिया होगा उसमें से किसी वर्ड को से भरना है। तो दिस इज ए मेक ऑफ स्टोरी, मेड ऑफ स्टोरी, मेड अप स्टोरी, मेकअप स्टोरी। दिस इज अ मेकअप स्टोरी, क्या होगा, क्या होना चाहिए। तो मेकअप का मतलब क्या होता है, क्षतिपूर्ति करना, काम चलाने, यानी कुछ गड़बड़ी कर रखा तो तुमको तो मेकअप करना पड़ेगा, तुमको इसका मेकअप करना पड़ेगा। या वैसे भी लोग मेकअप करते हैं फिल्म शुरू होने से पहले। तो मेकअप करने का मतलब क्या होता है कि जो कमी रह गई आपकी सुंदरता में, या जो सीन के डिमांड है उसके हिसाब से जैसा आपको होना चाहिए, आप उस तरह से अपना को तैयार मेकअप करते हैं। जो कमी है, एक तो मीनिंग यही होता है कि मेकअप करने का मतलब यही होता है कि मुझे अगर विलेन जैसा दिखना तो विलेन जैसा मेरा क्या होना चाहिए, बनावट होना चाहिए, ऐसा होना, तभी तो रहेगा। और विलेन और मैं बड़े आराम से बोल रहा, हाँ भाई साहब कैसे हैं, ये कौन सा विलेन है। ठीक है, तो मेकअप, मेकअप का मतलब क्या, काम चलाओ होना, या किसी चीज के हिसाब से बनाना, क्षतिपूर्ति करना, किसी चीज को बढ़ाना, ऐसा। तो और तो इसके ऑप्शन ही सेटअप नहीं हो रहा कि मेड ऑफ होगा ही नहीं, मेक ऑफ होता ही नहीं, मेक ऑफ, मेक ऑफ मतलब कोई वर्ड नहीं सर। तो मेकअप होता है, तो ये क्या होना चाहिए, मेकअप स्टोरी, दिस इज अ मेकअप। यहाँ मेकअप जो है वो एडजेक्टिव की तरह होता है, मेकअप, एक मेकअप प्लान, एक मेकअप स्टोरी। तो मतलब काम चलाओ है वो, क्षतिपूर्ति करने वाला, खाली जगह को भरने जैसा वाला कहानी। We should with the rules. We should with the rules. क्या होना चाहिए, ये तो आपने कई बार जब फॉर्म वगैरह भरा भरा होगा, जब किसी नौ जॉब के लिए हम अप्लाई करते हैं तो लास्ट में होता है डिक्लेरेशन। उस डिक्लेरेशन में लास्ट का सेंटेंस ये होता है, वी शैल अबाइड बाय, या आई शैल अबाइड बाय। हर एप्लीकेशन फॉर्म लिखा होता है, यही लिखा रहता है डिक्लेरेशन, जहाँ होता है ना घोषणा पत्र। नॉर्मल भी अगर आप BA MA 10+2 का भी जब फॉर्म भरते हैं कोई भी, तो उसमें ये लास्ट में ये लिखना पड़ता है, डिक्लेरेशन में ये लिखना पड़ता है कि जो दिया गया है वो सब है और मैं सारे नियम कानून मानूंगा। और वैसे ही बार बार पूछते हैं। तो विषय क्या होता है, अच्छा ये जो है बदमाशी कर गया, यानी ये थोड़ा सा क्वेश्चन जैसा देख रहा था सीधा साधा, वैसा ही नहीं, देखो ये धोखा देने वाला है, धोखा देने वाला ये क्वेश्चन है। एबाइड लिखा होता है तो एबाइड का प्रीपोजिशन होता है बाय, एबाइड बाय। यहाँ क्या दिख गया, विथ, इसका मतलब एवॉइड, तो जानबूझ के ये दिया था कि अगर किसी को याद है अवॉइड पे तो अवॉइड करके आ जल्दी, लेकिन अवॉइड का प्रीपोजिशन हमेशा कहता है बाय, तो अवॉइड तो यहाँ होगा नहीं। एडियर भी होता है, एडियर भी यूज करते हैं, एडियर भी होता है, एडियर का मतलब होता है किसी नियम कानून को माना, लेकिन एडियर का प्रीपोजिशन होता है टू, टू यहाँ है नहीं। ठीक है, अब बचा कंप्लाई। तो कंप्लाई का मतलब ये होता है किसी को मानना, तीनों का मतलब है, इसका भी मतलब है, इसका भी मतलब यही है, लेकिन सबका प्रीपोजिशन अलग है। अवॉइड का प्रीपोजिशन बाय है, एडियर का प्रीपोजिशन टू है, एडियर टू द रूल्स, और कंप्लाई का प्रीपोजिशन क्या है, विथ। इसलिए इसके सेंस के हिसाब से यहाँ क्या होना चाहिए, विथ होना चाहिए। तो कंप्लाई यानी कंप्लाई होना चाहिए, क्योंकि यहाँ विथ लिखा है। अगर बाय होता तो अवॉइड होता, ध्यान रखना। अगर यहाँ टू होता तो एडियर लिख के आते, यहाँ विथ है इसलिए क्या लिखा, कंप्लाई। कंप्लाई का मतलब होता है कंप्लाई, फॉलो करना, मानना किसी चीज को। मतलब हम लोग भी अगर सावधानी से क्वेश्चन को ना देखें
तो किसी को भी विकेट क्या गिरा सकता है। इसलिए प्रैक्टिस करके जाना जरूरी होता है कि भाई हम अवेयर रहे, थोड़ी सी हर बात पर ध्यान दें, क्योंकि 20 क्वेश्चन ही तो बनाना है, 25 क्वेश्चन बनाना है, कभी थोड़ा सा ध्यान दिया, टाइम एनफ रहता है। तो एक दो बार क्वेश्चन को हम 2 बार भी क्वेश्चन को पढ़ लेंगे ना, तो 20 सेकंड लगेगा, उससे ज्यादा क्या लगेगा। तो 20 सेकंड के हिसाब से हर क्वेश्चन पर हम 20 सेकंड ही मान के चले, तो 20 क्वेश्चन में कितने 400 सेकंड ही तो। 400 सेकंड का मतलब क्या, 5 मिनट से 6 मिनट, इससे ज्यादा तो नहीं ना। 20 सेकंड मान ले सबको, तो वैसे 10 सेकंड एनफ होता है। सिर्फ पैराग्राफ वाले क्वेश्चन को छोड़ दे तो हर क्वेश्चन में 10 12 सेकंड 15 सेकंड एनफ। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कोई आराम से 5 मिनट में आप बना सकते हो 20 क्वेश्चन, 5 मिनट काफी, 5 to 6 मिनट काफी। लेकिन थोड़ा सा स्पीड बढ़ा, पढ़ने की थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, डेली एक पैराग्राफ पढ़ा करो जरूर। जरूर किसी अखबार का, किसी इंग्लिश स्टोरी का 1 से 2 पैराग्राफ एकदम बोल बोल के जल्दी जल्दी पढ़ने की जरूर आदत डालो, ये आदत डालो। कोई भी 10 लाइन ही, 10 सेंटेंस ही फटाफट पढ़ने का, फटाफट पढ़ने का। किसी का इंग्लिश का बुक उठा लो, 9 10 11 12 कुछ भी पढ़ा लो और फटाफट उसको पढ़ने की कोशिश करो, जितनी जल्दी से पढ़ सको, बहुत फायदा होता है। Nobody can challenge your, nobody can challenge your, इसमें थोड़ी सी गलती है, उसको सुधार देता हूँ मैं, your नहीं सिर्फ you होना चाहिए। nobody can challenge you, कोई तुम्हें चैलेंज नहीं सकता, कोई भी इंसान तुम्हें चेक। तो क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन टैग का सिंबल भी यहाँ यूज किया है। क्या कर रहे हैं आप लोग, आप लोग के हिसाब से क्या होने वाला है। nobody can challenge you, nobody can challenge you, तो ऑलरेडी ये नेगेटिव है, nobody है तो ऑलरेडी नेगेटिव है ही। तो जो नेगेटिव है उसमें तो हम नॉट लगा नहीं सकते, नॉट हटाना पड़ता है। इनमें नॉट है, इसमें नॉट है, ये दोनों तो ऐसे नहीं होगा। अब बचा ये और ये, यही तो हो सकता है। तो जब अब मैंने क्वेश्चन टैग पढ़ा तो मैंने बताया कि नोबडी, समबडी, एनीबडी, एनीवन होता तो फिर हम ही नहीं लिखते, हमेशा दे लिखते हैं क्वेश्चन टैग में। इसलिए क्या होगा, दे, कैन दे, नोबडी, समबडी, एनीवन, एनीबडी हो तो याद 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 रखेगा। समथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ये सब रहता तो इट लिखते हैं। समथिंग, एनीथिंग, ये सब रहता तो इट लिखते हैं, लेकिन समबडी, एनीबडी, नोबडी रहता है तो उसकी वजह से दे। उसकी कारण ये, उसका कारण ये है कि मैंने प्रोनाउन जब पढ़ा तो उसमें बताया था इंडिफिनिट प्रोनाउन में, ध्यान देना कि मैंने बताया था कुछ लोग ये कहते हैं कि समवन, समबडी में तो महिलाएं भी हो सकती है, तो ही कहने से पुरुष होगा, तो इसलिए कुछ लोग दे मानते हैं। तो क्वेश्चन टैग में बिल्कुल वो बहुत मानते हैं कि भाई नोबडी हो, एनीबडी तो दे लगा दो। वैसे जनरली लोग नहीं मानते, ही और सी लिखते हैं ज्यादातर, लेकिन क्वेश्चन टैग में दे अलाउ कर दिया है। देखते कहां से किसका कौन सा रिलेशन निकल जाता है। मिस्टर बनर्जी बिकम ABCD ऑफ द कॉलेज इन 1995। भैया इसमें तो छूट गया ऑप्शन, में बना देता हूं इसका ऑप्शन। ए का ए मान लो, बी का एन मान लो, सी का द मान लो और डी नन मान लो, भर लो। यही होना था इसके ऑप्शन में, ए एन द नन, जो भी करना। क्या बताओ, क्या करोगे। तो मिस्टर क्या बना, जब आर्टिकल चैप्टर पढ़ाया था उसमें बताया था नाउन, प्रीपोजिशन, नाउन, नाउन, प्रीपोजिशन, नाउन। नाउन, प्रीपोजिशन, नाउन का सीरीज का चलता है तो क्या हो गया, पहले नाउन के साथ द लगेगा, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, द, या द प्रिंसिपल होना चाहिए था। वैसे भी किसी स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल की बात हो रही है, पर्टिकुलर प्रिंसिपल को हम कॉलेज करके पर्टिकुलर कर रहे हैं, तो किसी भी नाउन को जब हम पर्टिकुलर करते हैं तो द लगाते हैं उसके साथ, तो वैसे भी क्या होना, द ही होना चाहिए। ये तो पढ़ा ही रखा था, तो कोई इसमें बात ही नहीं है। क्या कि रूल पढ़ा रखा था, नंबर चैप्टर में पढ़ा रखा है क्या, कि y के पहले अगर कॉन्सोनेंट हो तो y को i में बदलते हैं, फिर es लगाते हैं, ये रूल बता रखा था ना। तो स्पाई का प्लूरल क्या हो जाएगा। ये तो एकदम हलवा टाइप का क्वेश्चन है, तो ऐसे बना देंगे इस तरह क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में तो कभी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो क्या हो जाएगा, स्पाइस, क्या हो जाएगा, स्पाइस। नेक्स्ट, रिमूव टू, कि जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस से हमें क्या करना है। आज का सेट जो था मुझे लगता है थोड़ा सा आसान था, खाली कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ देते, एक लाइन में थोड़ा सा जो पैराग्राफ था
आज का टेस्ट मुझे थोड़ा सा आसान लगा, इसमें 20 के 20 बन सकते थे। He is too dull to succeed. Remove to को हटाना, इसका मतलब क्या कि इतना ज्यादा आलसी है। इतना डल का मतलब क्या, आलसी। सोच सक्सीड, सक्सीड क्या है, V1 है, ये V2 मत समझ लीजिएगा, ये V3। तो इतना ज्यादा आलसी है कि वो सफल हो ही नहीं सकता, ये कहना चाह रहा ना कि वो तो इतना ज्यादा आलसी है कि सफल हो ही नहीं सकता है, इतना ज्यादा आलसी है। तो जब रिमूव टू अलग से मैंने टॉपिक पढ़ा रखा, अलग से बना रखा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसलिए मैंने रिमूव टू को अलग से ही बना दिया। और होता है कई बुक में रिमूव टू आपको अलग से टॉपिक मिलेगा। तो रिमूव टू में क्या बता रखा था, सिंपल सा रूल बता रखा, टू को हटाना है। टू को हटाना सबसे पहले क्या करते हैं, सो का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, बाद में क्या करते हैं, कैन नॉट का इस्तेमाल करते हैं। ये अगर बढ़ाना हटाना हो टू को, पूरा सेंटेंस बनाना है तो, या मोर देन रिक्वायर्ड लिखते हैं, दो तरीका है। तो मोर देन रिक्वायर्ड वाला तो ये सेंटेंस है नहीं। मोर देन रिक्वायर्ड कब लिखते हैं, जब साथ साथ वर्ब नहीं दिया रहता तब लिखते हैं, जैसे ही इज टू हॉट, ही इज टू स्मॉल, ही इज टू यंग, तब लिखते हैं। लेकिन जब यहाँ पे टू डल के साथ वर्ब भी डाल देता है, तब हम फिर मोर देन रिक्वायर्ड से या मोर देन नेसेसरी नहीं बनाते हैं, तब हम बनाते हैं सो, टू को हटा के सो लगाते हैं, बाद में कैन नॉट या कुड नॉट लगाते हैं। तो इसके हिसाब से तो इसमें तो कुछ चेंजिंग है, ही इज वेरी डल टू सक्सीड, ये तो हुआ ही नहीं। ही इज सो डल, ऐसा हुआ नहीं कि सो के साथ हमको क्या चाहिए, कैन भी चाहिए, भी हुआ नहीं। अब ही इज सो डल दैट ही कैन नॉट सक्सीड, ये हो सकता था, ही इज वेरी डल, इसमें भी सो का इस्तेमाल किया है नहीं, तो इसे भी क्या है, ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। तो ही इज सो डल दैट ही कैन नॉट सक्सीड, ही इज सो डल दैट ही कैन नॉट सक्सीड, मतलब यही ऑप्शन बना। यानी रिमूव टू के लिए जो बेसिक रूल था उसी के हिसाब चलना था। तो क्वेश्चन हम लोग ऐसा देखते हैं कि कोई भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और क्वेश्चन डिफिकल्ट होता भी नहीं है। हम लोगों ने क्वेश्चन को क्या कर रखा है, डिफिकल्ट मान रखा है। अगर ठीक ढंग से प्रैक्टिस किया, वोकैब को ठीक ढंग से किया है, अच्छे से किया है, तो प्रैक्टिकली इंग्लिश के जो 20 क्वेश्चन है, 20 के 20 सही हो सकते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, या 25, जितने भी क्वेश्चन आते हो, ठीक है, 20 हो, 25 हो, 30 हो, इवन 50 अगर करके टेस्ट आ जाए कहीं, क्योंकि अलग अलग एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक की बात नहीं कर रहा हूँ, कि जितने हैं सारे के सारे, चाहे ये नहीं कि 25 क्वेश्चन आया तो भाई 25 क्वेश्चन, हमारा तो 25-20 क्वेश्चन आया तो इसलिए तुम्हारा सही हुआ, ऐसा कुछ नहीं। 25 भी आएगा तो हम 25 के 25 सही कर सकते हैं, 30 भी आएगा 30 के 30 सही कर सकते हैं, 50 तो 50। बस प्रिपरेशन का जो स्टैंडर्ड है उसे हमें बढ़ाना है, जो थियरीज है उसको ठीक समझना है, प्रैक्टिस थोड़ा सा करना ज्यादा है, और डेली कुछ ना कुछ रीडिंग करने की आदत डालनी है, और 2 4 5 नया तो हर दिन सीखते रहिए, नए न्यू वर्ड्स मीनिंग हमेशा लाते रहिए, क्योंकि बस एक ही एरिया ऐसा है वर्ड मीनिंग जो आपको प्रॉब्लम कर सकता है, और वर्ड मीनिंग कभी कभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी प्रॉब्लम कर देता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी प्रॉब्लम कर देता है। इसलिए नए नए वर्ड्स को सीखना, नए नए वर्ड्स को सीखना, ये बहुत मायने रखता है, बहुत ज्यादा मायने रखता है, और इस पर ध्यान देना चाहिए। 2 4 5 नए वर्ड हम हर दिन याद करते, चाहे कितने भी वर्ड याद कर लिया उससे कोई मतलब, जब तक हम एग्जाम दे रहे हैं, जब तक हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब तक नए नए वर्ड्स के पीछे पढ़ते रहना चाहिए, नए नए वर्ड्स को ढूंढते रहना चाहिए कि भाई मिल जाओ यूज करते रहे, मिल जाओ यूज करते रहे, ये काफी जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। तो इम्पैक्ट एकेडमी हमेशा आपके साथ है, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, कभी भी कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो हमेशा पूछिए, हमेशा बात कीजिए। कहीं भी कोई डाउट है तो डाउट पूछने में पीछे नहीं रखना है, समस्या पूछने में पीछे नहीं रहना है। जब भी कोई दिक्कत हो, जैसी भी कहा, जहां भी जैसी भी कोई दिक्कत हो, तो बिल्कुल कांटेक्ट कीजिए। ध्यान रखिए, डाउट्स रखेंगे तभी प्रॉब्लम होगी, डाउट्स पूछने में कभी भी शर्माना नहीं है, कभी भी घबराना घबराना नहीं है। आपके साथ हैं, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपके हर प्रॉब्लम में आपके साथ है, खुशी में तो है ही, प्रॉब्लम में भी साथ है। और अगर प्रॉब्लम में साथ रहेंगे तो प्रॉब्लम कभी होने नहीं देंगे, फिर खुशी रहेंगे। जब प्रॉब्लम में साथ रहेंगे तो उसका मतलब सॉल्व ही करेंगे प्रॉब्लम को, और जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो फिर खुशी रहेंगे, जब प्रॉब्लम होगी ही नहीं तो फिर तो खुशी रहना है। तो प्रॉब्लम सॉल्व तो हम खुश, है ना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, मिलते हैं हम लोग। ओके, बाय, टेक केयर, जय हिंद।